शुरू। अच्छा जी, चलता रहेगा ये लाइट। समय साक्ष्य के स्पेस में उपस्थित सभी सहृदय साझेदार भाई बहनों को मैं प्रयाग जोशी अभिवादन करता हूँ। पिछली भेंट में मैंने कहा था कि इन दिनों लोक गाथा साहित्य के अध्ययन को पुस्तकाकार करने में लगा हुआ हूँ। 23 मार्च 2020 के दिन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए तालाबंदी शुरू हुई तो वह काम ठहर जैसे गए। प्रकारांतर से उसकी भरपाई आप लोगों से रूबरू होने के रूप में मुझे मिली है। प्रवीण भाई भट्ट का आग्रह इस मंत्र के माध्यम से साहित्यिक सरोकारिता में भागीदारी करते रहने का होता है। मौका मिला है तो मैं अपने प्रदेश की लुप्त होती जाती लोक विरासतों से संकलित की गई एक गाथा का जिक्र करता हूँ। हमारी लोक गाथाओं की एक विधा बसंत ऋतु के गीतों के माध्यम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऋतुरैण। कहीं कहीं इन्हें चैती भी कहते हैं। ढोली, झुमरिया, दमाई, औजी, ढक्की, मिरासी आदि बाजगी लोग इस विधा के गीतों को गांव गांव गाते डडवार मांगते थे। इसीलिए मांगने की इस रीति को चैतोल या चैती पसारा भी कहा जाता था। उनके गीतों पर स्त्रियां नाचती थी, पुरुष बाजा भी बजाता और गीत के बंद जोड़कर गाथा बनाता जाता था। स्त्री उसके बोल पर स्वर देती और ठुमका भी लगाती थी। विगत सदी के 60 के दशक तक नाचने गाने वाली मगनियार जातियों के स्त्री पुरुषों के दृश्य देखने में आ जाते थे। अब तो रिवाज दूर दराज के गांवों के बचे हुए हों तो हों, वे सब सार्वदेशिक नहीं हैं। इस विधा की लोक विस्तृत गाथा सदैई इतनी द्रवीभूत कर देती थी कि आज से 100 वर्ष पहले उसकी विषय वस्तु को 1918 ईस्वी में तारादत्त गैरोला ने कविता का रूप देकर प्रकाशित किया था। गाथा का संकलन तो नहीं हुआ, परंतु अंतर्वस्तु का उपब्रंहण संकेतित करता था कि उस समय तक उसका ठाठ कितनी संजीदगी के साथ से लोक गायक प्रस्तुत करते थे। सन 60 के दशक में गोविंद चातक ने रवाई में उसे संकलित किया तो उसका पाठ हम आज भी देख सकते हैं। अब तो उस विधा की फ्यूली, सरू, सौरी दुराद्या जैसी लोक गाथाएँ शायद ही सुनने को मिले। मैंने उस विधा में से गोरी धना गाथा संकलित करके 1969 में प्रकाशित की थी। 1974 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आ जाने पर हिंदी के एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में विशेष विषय के विकल्प के कुमाऊनी लोक साहित्य का पर्चा भी जोड़ा गया। तो गोरीधना शीर्षक गाथा का छपा हुआ पाठ पहली बार लोगों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हुआ। उससे पहले कुमाऊनी लोक गाथाएं सिर्फ सुनने की चीज़ें समझी जाती थी। गोरीधना मनुष्य और नागों के वैवाहिक रिश्तों की गाथा है। 8 कुल नाग सर्पयोनियाँ भी हैं और मानव जातियाँ भी हैं। इतिहास में मानव नागों को भारशु बाकाटकों के वंशजों से जोड़ा जाता है। गोरीधना गाथा के तिलिस्म को दोनों योनियों के नागों ने सृजा है, परंतु गोरीधना सर्पयोनि की नहीं है। वह स्त्री मानुष है जो बालकाल में ही काली नाग को ब्याह दी गई थी। उसके अस्तित्व पर नाग के घनिष्ठ प्रेम का पहरा है। नागों का प्रेम और पास दोनों जग जाहिर है। उनकी तीसरी ताकत है मनुष्य गंध को पहचानने की निसर्गता। इन तीनों शक्तियों से वह गोरीधना का संरक्षण करता है। गोरीधना के ऊपर नाग की संरक्षणता भारी इसलिए है कि वह किसी अन्य मनुष्य की छाया तक छू नहीं सकती। शादी के बाद उसने आदमियों के नाम पर कोई दुपाया तक नहीं देखा। नाग की चौकस फन धना के रक्षार्थ आयत्त है तो गैरों को उसके लिए भी सन्नद्ध है, डसने के लिए भी सन्नद्ध है। उसके लिए गैर वे हैं जो उसे ढोग नहीं करते, उसकी प्राणहर भयंकरता को स्वीकार कर नतमस्तक होते हैं सब। यही ढोग है उसका। जो शरण्य नहीं है उसे वह जिंदा नहीं छोड़ता। नागों के इस दीन धर्म को नाग कन्याएं भी निभाती हैं। वे नाग कन्याएं जो मानव जातियों में ब्याही जाती हैं।
गाथाओं में मानव राजाओं के रनिवासों में नाग रानियाँ होती हैं। रनिवासों की अन्य स्त्रियाँ उनकी पतिपरायणता की सीख लेती हैं। निजनधरी राजाओं के दरबार में उनकी चारों पहर की चौकीदारी रहती है। लोक धर्म में सौभाग्य सूचक चिन्ह के रूप में जिस सिंदूर को सिर माथे की मांग में पूरने का रिवाज स्त्रियों में चला आता है, वह मूलतः नागनी स्त्रियों की ही मान्यताओं का स्वीकार समझना चाहिए। उस प्रतीक में पति के प्रति अटूट निष्ठा का वायदा निहित होने से ही उसका नाम अहिबात चला आया है। नाग कन्याओं का यह वायदा मनुष्य राजाओं की नाग रानियों से होकर लोक धर्म के रूप में मान्य हुआ समझना चाहिए। गोरीधना नागिन नहीं है, उसका प्रेम मानुषी है। गोरीधना गाथा में उसके प्रेम का आलम्बन उसका भाई है। उसने भाई को देखा नहीं है। 12 वर्ष शादी हुए हो गए। जब शादी हुई थी तो बड़े भाइयों के पीछे वह अकेली बहन थी। उसकी शादी के बाद माँ बाप के घर उसके पीठ का भाई पैदा हुआ था। नाम उसका रखा गया था बाल सद्यो। तारादत्त गैरोला की कविता में यही बाल सद्यो सदेऊ और गोरीधना सदेई है। गोरीधना को उसके पैदा होने की खबर न होने से पीठ पीछे का भाई न होने की रिक्तता भी गाथा का बीज भाव बनती है। उसे न गोद का बालक है न पीठ का भाई। संयोगों का संगठन ऐसा है कि वही भाई उसके लिए भेटौली लेकर आ रहा है। बहन महीना चैत का है। भेटौली की छाबरी नागलोक पहुंचाकर बहन को अपने साथ मायके लिवा लाने के रिवाज है। पहली बार बहन को देखने के संभार में समुद्र जैसी अथाह 4 नदियों के पार कर रहा है वो। उसकी बहन दिन के मायके की खुद उसके बहन के दिल को मायके की खुद चाकू की तरह चीर रही है। बचपन के देखे बसंतागम की प्रकृति के प्राक बिंब सिलसिलेवा स्मृतियों में उभरते हैं। पालक की बाड़ियाँ फूलने लगी हैं। सगवाड़ों में कीट भौरे मंडराने लगे हैं। बाहर बनों में कफुआ बोलने लगा है। घर आंगन में घुघुती घूर रही है। सघन पातलों में न्योली झूर रही है। भभक रही है ऋतु बाहर भी भीतर भी। पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ सरीखे खेतों के खिली दुरंगीली भितरी कनालों में खिलखिलाती नन्ही फ्योली और पनियल गधेरों की तरफ जाने वाले खेतों के सीवानों पर खिली हुई सुरमौली की खुशबुओं को महसूस की यादों में झूठता है उसका हृदय। मायके वालों की व्यवस्था का अंदाज लगाती है। आंखों में आंसू निकल आते हैं। वहाँ से कौन आ सकता है उसकी सुध लेने। बड़ा भाई आता तो राजा की चाकरी में है। मझला भाई आता है। मझला भाई ग्वाला है। बहन के सुध लेने जाता है तो गायें छूटती है। गायों के पीछे बंधे रहने से बहन छूटती है। पिता के लिए उसके मन में उलाहने ही उलाहने हैं। जिसने उसे नाग के आंचल में बांध दिया। 110 पंक्तियों में समेटी हुई गाथा बाल सद्यो पहुँचता है नागलोक और गोरीधना का भटका हुआ मन लौट आता है अपने में। भाई बहन एक दूसरे को पहचान कर गलबाहें डाल बेसुध हुए रहते हैं। बाल सद्यो तो बहन को ढोक देना तक भूल जाता है। बहन को चेत आती है तो बताती है तेरे बिना आएंगे तो ढोक देना मत भूलना। काली नाग मनुष्य की गंध सूंघ कर लौटता है फेरी से। अपनी बराई स्त्री के गले लगते पराये पुरुष को देख फुफुकारता है और गुस्से में अंधा होकर फन उठाकर 3 दंश मारता है। बाल सद्यो भी गुलेल उठाता है और मार देता है सिर पर निशान। चोट लगते ही नाग उलट जाता है। क्षण में ही दोनों ढेर हो जाते हैं। बिलपति गोरीधना के 12 वर्ष का भाईला लेकर आया था भाई। उसका उलाहना है चैत को कि उसमें अघटन घटा। भाई को ढोक देने तक का अवसर नहीं मिला गोरीधना को। नाग ने भाई का रिश्ता बताने का मौका तक नहीं पाया। दोनों घरों में जिनके रहते रात ने आ घेरा।
गोरीधना को एक बाजू में गोरीधना ने एक बाजू में समेटा नाग को, दूसरे में लिया भाई को और अपनी जीभ को दांतों में दबाकर मर गई।